करने की बात जो कही जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा होता है। ये इशूज को उछाल देते हैं, उसके बाद उस पर बैरोमीटर की तरफ से देखते हैं कि लोगों में रिएक्शन क्या है। और मोदी जी ऐसे आदमी हैं जो एक मिनट के लिए भी सत्ता छोड़ने के लिए कभी सोच नहीं सकते हैं। अगर उनका बस चले तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो सत्तारूढ़ ही बने रहना चाहेंगे। एक उदाहरण इनके सामने है कि जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव करा दिया था, पहले चुनाव करा दिया था, प्रीपोन कराया था, तो बीजेपी हार गई थी और यूपीए की सरकार बन गई थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा जोखिम ये लेंगे। ये अंतिम समय तक चलाएंगे ये लोग। और ये कहने के लिए बार बार कहते रहते हैं कि साहब वो लोकसभा का चुनाव और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है, देश पर बड़ा खर्चा होता है, बहुत भार पड़ता है। लेकिन पता नहीं कहते किससे हैं, हमारी समझ में आता नहीं है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात अगर करते हैं तो किससे कहते हैं। भाई उन्हीं के हाथ में, उनकी सरकार के हाथ में आप एक साथ चुनाव करा लीजिए। आप कम से कम यही सब चुनाव कर्नाटक के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का करा लिए होते, या चाहते तो चलो इसी के साथ लोकसभा का चुनाव भी करा लीजिए। लेकिन वो सिर्फ कहने की आदी हैं, करने की आदी नहीं है। जो कहते हैं वो कभी करते उठते नहीं है। रहा सवाल 2024 के चुनाव का, तो देखिए जो अर्थमेटिक बता रहा है या जो टेक्निकल इशूज बता रहे हैं उसके हिसाब से तो भाजपा बुरी तरह से घिरे हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज उसके पास सिर्फ 10 राज्य रह गए हैं। 10 राज्यों में भी मतलब 5-6 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे 1 या 2 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के अगर यूपी और इसको निकाल दीजिए, मध्य प्रदेश को निकाल दीजिए, तो कोई बड़ा राज्य आज इनके पास है नहीं। पिछले चुनाव में जितना इनको मदद मिली थी, बिहार से मिल गया था या पश्चिम बंगाल से मिल गया था, महाराष्ट्र से मिल गया था, कर्नाटका से मिल गया था, तो वो इस बार तो एकदम साफ साफ दिखाई देता है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, जैसा भी गर्व साहब भी कह रहे थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये अपना गुजरात, सारी की सारी सीटें जीत करके ले गए थे, एक आध सीटों को छोड़ करके। तो इस बार भी वैसा ही होगा, ये थोड़ा कहना कठिन लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ही चीज है, एक ही जो खतरा दिखाई देता है कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि कर्नाटका जीत लिया है और संभव है कि मध्य प्रदेश भी जीत लेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीत सकते हैं, राजस्थान भी अभी बराबर बराबर का ही मामला है। और जितनी मार काट आपस में कांग्रेस के अंदर है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लोगों के बीच में है, हालांकि अशोक गहलोत का प्रभाव बहुत ज्यादा उतना नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा करने की स्थिति में होते तो भाजपा के लोग कब तक उनको लपक लिए होते। लेकिन वो भाजपा के लोग जानते हैं उनकी सामाजिक स्थिति को, उनके सामाजिक समर्थन के आधार को भी जानते समझते हैं, इसलिए वो नहीं संभव है। लेकिन जितनी लड़ाई कांग्रेस में है उससे अधिक लड़ाई भाजपा में है। आप देखिए कि अभी जो एक कार्यक्रम किया भाजपा के लोगों ने जयपुर में, उसमें पूर्व अध्यक्ष जो है सतीश पूनिया नहीं गए, वसुंधरा नहीं गई, बहुत ही हल्का प्रोग्राम हुआ। जो मीडिया, जो तथाकथित मोदी मीडिया है, उसने भी माना कि बहुत ही हल्का कार्यक्रम हुआ और लोगों ने एक तरह से बाइकाट कर दिया। तो उनके यहाँ भी लड़ाई काफी है, अंदरूनी लड़ाई बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए हमको लगता है कि राजस्थान में भी अभी तक तो एज ही है। लेकिन इसका एक दूसरा ये पक्ष ये भी है कि अगर ये चुनाव जीत जाती है कांग्रेस कर्नाटका की तरह से, तो विपक्षी एकता थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस का अपना अहंकार जग जाएगा, पुराना अहंकार जो है कि हम तो सत्ता के लिए हैं और हमको पहले क्षेत्रीय दलों को साफ करना है, मैदान साफ करना है, सीधे बीजेपी से लड़ाई लड़नी है। अगर उसमें ये भावना भर जाएगी, अगर ये भावना आ जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2019 के चुनाव में भी, उससे पहले भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जीत लिया था। कर्नाटका में भी सरकार बना ली थी 18 में, हालांकि बाद में सरकार गिर गई थी खरीद फरोख्त के जरिए। लेकिन उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ, चाहे पुलवामा अटैक कहिए, चाहे बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक कहिए, जो भी कारण कहिए, लेकिन भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीत करके आ गई थी। वो नतीजे नहीं दोहराए जा 2019 में जो 2018 में सामने आए थे उभर करके। तो इसलिए बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना या बहुत ज्यादा अहंकार की भावना से भर जाना कि साहब अब तो हम ही हैं, अब तो हमारे ही पीछे सब लोगों को चलना है और अब हमको क्या करना है, एकता की क्या जरूरत है। अब तो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कर्नाटका की जीत के बाद और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की संभावित जीत के बाद अब हमारे सामने कोई है नहीं। और क्षेत्रीय दलों को या तो हमारे पीछे चलना होगा या फिर अलग लड़ना होगा। तो ये भावना अगर निकल आ गई तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अन्यथा जो है देखिए, मध्य प्रदेश में भी अगर कांग्रेस जीतती है, भाजपा हारती है,
तो भाजपा शिवराज सिंह शासन के कुकर्मों के कारण हारेगी। ये सेंगोल और ये जो प्रियंका जी का जो वहां से गदा उठाना और ये करना, ये सब प्रतीक मात्र है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये सब आजमाए हुए हैं। दूसरा है कि जो हिंदुत्व है, चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, उसका स्वत्वाधिकारी जो है आज भी है विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही है। उसमें उसको आप बीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उस आप पर थोड़ा जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने में उनको थोड़ी हिचक होगी, ये बात हो सकती है, लेकिन इसके बदौलत आप चुनाव जीत पाएंगे, हम मुझे आज तक लगता होता नहीं है। तो वो जो भी होगा, आपका जो कार्यक्रम होगा, आपके अंदर की जो एकता होगी पार्टी की, और जितना आप जैसे कर्नाटका का हुआ था, कर्नाटका में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एस छोड़ छोड़ करके लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत मध्य प्रदेश में भी वही नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ करके लोग आ रहे हैं, सिंधिया के लोग आ रहे हैं, या कांग्रेस के और लोग जो हैं वो भी बीजेपी में चले गए थे। अब उनको भी लग रहा है कि नहीं, अब अपने घर वापसी ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहां भी तनातनी है। वहां के सिंधिया के लोगों को टिकट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो सम्मान मिल पाएगा कि नहीं, हमको तो लगता है कि अब सिंधिया खुद भी किसी लायक नहीं रह जाएंगे। उनको भी लगेगा कि सब गलती तो हो गई। एक सभा में उन्होंने कह भी दिया था ना कि 2019 में गलती हो गई थी लोगों से। बाद में वहां जो बीजेपी का सांसद है केपी यादव, जिसने इनको हराया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उसने कहा कि भाई सभा में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं। अब मूर्ख तो उनके अपने महाराजा को कह दिया। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि अगर इसके बाद इस सबसे सबक लेते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में अगर कोई विपक्ष की एकता बनती है, 12 जून का प्रयास तो विफल रहा, 23 जून का प्रयास अगर सफल हो जाता है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन, अगर ये लोग सारे लोग वहां पहुंचते हैं, विपक्ष की एक नई राजनीति उभर करके आती है, तो मुझे लग रहा है कि 2024 नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही कठिन होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस ये है कि विपक्षी एकता में पंचर नहीं लगना चाहिए। जी राजीव जी जी, एक बात आपसे ही एक सवाल और, चूंकि छोड़ छोड़ के आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, बीजेपी और मध्य प्रदेश में तो महाराज शिवराज और नाराज की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना में भी लोग बीआरएस को छोड़ के लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। 30 तारीख को राहुल गांधी की सभा है तेलंगाना में, उससे पहले प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वहाँ डेरा डाले हुए हैं। कल भी ज़बरदस्त सभा थी और बीआरएस के कई नेता जो हैं यहाँ दिल्ली सोनिया गांधी से मिल करके भी, और एक बड़ी टुकड़ी जो है वो कांग्रेस में पहुँचने वाली है। वहाँ पर क्या कुछ है, आपका नज़रिया ज़रा इस पर भी चाहता हूँ मैं। देखिए, जो तेलंगाना बनाने का श्रेय तो यूपीए सरकार और कांग्रेस को ही जाता है, सोनिया गांधी को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेलंगाना के लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और वहाँ कांग्रेस का एक मजबूत आधार किसी जमाने में रहा भी है। जिस तरह से इंदिरम्मा कहते थे, उसी तरह से सोनिया गांधी को सोनियम्मा भी कहते हैं वहाँ के लोग। लेकिन अब मुश्किल यह है कि टीआरएस जब बनी थी, आंदोलन क्योंकि उसी ने किया था, तो पिछला चुनाव लगातार जीत गए, वो टीआरएस के लोग जीत के आ गए। अब उन्होंने अपना बीआरएस बना दिया है और राष्ट्रीय स्तर पे उनके अंदर भी महत्वाकांक्षाएं जगी हैं। लेकिन अलग राज्य की जो उपलब्धियां होनी चाहिए, जो विकास के कार्य होने चाहिए, जो इनके वायदे रहे हैं, उस मामले में केसीआर जो है थोड़ा विफल रहे हैं, उतना नहीं रह सके हैं। तो लोगों का एक तरह से मोहभंग जैसा होने लगा है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इनरोड करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी भी वहां पे अपने सांप्रदायिक एजेंडे के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ बनाकर, समीकरण बना करके कुछ हिस्सों में घुसना चाहती है। और कांग्रेस का तो पहले से रहा है, जनाधार रहा है। हालांकि बीच में वही टीआरएस इनका काफी कुछ खा गया था कांग्रेस का, लेकिन अब लोग लौट रहे हैं। तो लौटने का मतलब ये हो रहा है साफ साफ कि लोग अब टीआरएस से नाराज हैं। अदरवाइज की केसीआर भी ऑफर तो करते ही है कि हम विपक्षी एकता का अंग बनना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ कोई अलायंस भी करना चाहते हैं। अब जब तेलंगाना राज्य बना था, उस समय तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया नहीं था। उस समय अगर करके होते, दोनों मिल करके सरकार चलाते, तो बात कुछ और होती, लेकिन वो बात हुई नहीं है। तो अब लोगों को थोड़ा सा लगने लगा है कि ये अकेले के बूते केसीआर जो है सांप्रदायिक ताकतों से लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कांग्रेस की तरफ वापस भी चला जाए। और खासतौर से जो अल्पसंख्यक मतदाता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर, मैं कह रहा हूँ राजीव जी, तो सिर्फ वो तेलंगाना की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में तो खैर कम हो गए, लेकिन यूपी बिहार में भी लोग सोचने लगे हैं कि नहीं, कांग्रेस ही अब हमारी लड़ाई को लड़ सकती है, सांप्रदायिकता के विरुद्ध वही एक ताकत बन के उभर सकती है। तो लोग लामबंद होना शुरू हो गए हैं, और इसी का असर हमको लगता है कि तेलंगाना में भी दिखाई देगा। जब राहुल गांधी जाएंगे या प्रियंका जाएंगी, तो एक
स्थिति थोड़ी साफ दिखाई देंगी। मतलब साफ है कि तेलंगाना में भी बहुत कांटे की टक्कर है, जिस